नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं श्री गुरु गोरखनाथ आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित भी किया है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचिका के रूप में यहां पर विशेष रूप से उपस्थित सुश्री नीरज शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, वेगबारा पंथ योगी महासभा नाथ पंथ से जुड़े हुए और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था, और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुननाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरी उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है वो उत्साह और उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है, दुख के लिए कोई जगह नहीं है, उत्साह और उमंग के लिए है। हमने सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह भारतीय ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, परिणाम अच्छा ही आएगा, और उस अच्छे के लिए ही ये सब कार्य हुए हैं। सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व है विजयादशमी। प्रभु श्री राम की
रावण पर विजय के फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ करके इस उत्साह और उमंग का आनंद लेता है। इस धरती का यह सौभाग्य है, इसने भारत के इतिहास को बनाया है, भारत के इतिहास को बनते हुए देखा है, उसके साथ आगे बढ़ा है। याद करिए, 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है। जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम, दुर्योधन ने कहा कि नहीं, 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी। तब भगवान वेदव्यास ने, जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा, और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है, वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं, वह अन्यत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति त्वदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्पचे। कहीं भी ऋषि कर सकता है, ही इस बात की कर सकता है, हो वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत का कोई इतिहास हो सकता है। और कहते हैं कि जो उनकी अंतिम रचना थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने वेदों को एक संयोजन किया, सर्वसुलभ बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। 18 पुराण रचे, भारत की पौराणिक व्यवस्था को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया। और महाभारत युद्ध सबसे पहले जब उस उलझन में थे, जिनके सामने पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया हो, कितने व्यथित उनका मन रहा होगा, उनका अंतःकरण रहा होगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उनको करनी पड़ी, स्वयं की शांति के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन जरूरतमंद लोगों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आयुष्मान कार्ड बनाकर इलाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कार्ड न होने की दशा में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विवेकाधीन कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं सीएम ने उसी दौरान
मौजूद अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास आवंटित कराई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किए। वहीं ये परियोजना 351 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी। वहीं सीएम योगी ने लाभार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं और उसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है संबोधित करते हुए, वो भी सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरी इस बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केटी मलिक जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री योगेश धामा जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाज जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास, भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों,
हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर वाहन की रक्षा होगी। याद करिए बागपत को भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी की चीर हरण से ही पड़ गई थी। वो तो होना ही पाए, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा। किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छतरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है। इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है। हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे। गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना कालखंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई। हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा।
अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली, बड़ौद, देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों हम परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या एक पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आप सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं, लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है प्रदेश की योगी